दोस्तों जय माता दी। आज की इस खास वीडियो में मैं आपको माता वैष्णो देवी जी की यात्रा की संपूर्ण जानकारी बताने वाला हूं। इसके चलते अगर आप भी माता वैष्णो देवी जी की यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो यकीन मानिए ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यात्रा के लिए हमें कहाँ पहुँचना है, कैसे पहुँचना है, एकोमोडेशन की क्या व्यवस्थाएं हैं, सरकारी हैं या फिर प्राइवेट हैं, RFID कार्ड क्या होता है, कहाँ पे बनता है, कौन सा रास्ता चुने यात्रा करने के लिए, खाने पीने की क्या सुविधाएं हैं, अगर हम दर्शन करना चाहते हैं अर्धकुंवारी में जो कि 5.5 किलोमीटर के बाद आता है पड़ाव, तो वहाँ पे कैसे किया जाए, भवन पर क्या सुविधाएं हैं, भैरव बाबा कैसे जाया जाए, और लास्ट में हम बात करेंगे बजट की जो आपका प्लान बनाने में बहुत हेल्प करेगा। यात्रा की पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बताते हैं आपको, माता वैष्णो देवी यात्रा भारत में सबसे ज़्यादा की जाने वाली यात्राओं में से एक है जो कि हर साल लाखों भक्तों को आकर्षित करती है। दुनिया भर में मुंह मांगी मुरादें पूरी करने वाली माता के नाम से लोकप्रिय। इसका अर्थ है वो माँ जो अपने बच्चों की इच्छा पूर्ण करती है। श्री माता वैष्णो देवी जी जो कि त्रिकुटा नामक 3 चोटियों वाले पर्वत की तह में स्थित एक पवित्र गुफा में निवास करती है जो कि एक कटरा जम्मू कश्मीर में पड़ता है। बात करते हैं पहले यहाँ कैसे पहुँचा जाए। वैसे तो आज के इस दौर में यहाँ पहुँचना अब मुश्किल ज़रा भी नहीं रहा, क्योंकि यहाँ आने के लिए रेल, सड़क और हवाई जहाज तीनों ही मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल हैं जो कि देश के अधिकतम हिस्सों से वेल कनेक्टेड हैं। रेल जो कि पहली पसंद है ज़्यादातर यात्रियों की, उनके लिए सही होगा कि वो डायरेक्ट ट्रेन से कटरा तक ही पहुँचे, नहीं तो आप उधमपुर या फिर जम्मू तक भी आ सकते हैं। बता दूं आपको, अगर आप कटरा डायरेक्ट आते हैं तो फिर आपको कहीं भी नहीं जाना, सीधा आपको कटरा ही उतरना है और वहीं से आपको अपना होटल वगैरह लेके यात्रा स्टार्ट करनी है। लेकिन अगर आपकी ट्रेन कटरा तक नहीं अवेलेबल है, नहीं आ पा रही, तो आप उधमपुर या फिर जम्मू तक आ सकते हैं। हालांकि उधमपुर की जो दूरी है वो है 43 किलोमीटर 43, और जम्मू की बात करूँ तो वो है 52 किलोमीटर, जिसको तय करने के लिए आप बस या फिर प्राइवेट टैक्सी को हायर करके वहाँ पे आप पहुँच सकते हैं। कटरा तक डायरेक्ट पहुंचने का फ़ायदा ये होगा कि आपका टाइम बचेगा, पैसा बचेगा, और साथ ही जो हिली एरिया है जिससे ज़्यादातर लोग या फिर छोटे बच्चे उल्टियाँ करते हैं, वॉमिट करते हैं, उनसे आप बच सकते हैं। और अगर आप फ़्लाइट से आना चाहते हैं तो भी आपका स्टॉप जम्मू ही रहेगा, जहाँ से आप फिर टैक्सी या फिर कैब करके या फिर लोकल बस हायर करके कटरा पहुँच सकते हैं। सो बेस्ट वे आपका क्या है कि अगर आपकी ट्रेन कटरा तक आ रही है तो इससे अच्छी कोई चीज़ ही नहीं। बात करते हैं एकोमोडेशन की। रहने की बात की जाए तो कटरा में कोई कमी नहीं है प्राइवेट होटल्स की, लॉज की और डॉर्मेटरी की। डॉर्मेटरी हालांकि बात करें और रूम्स की बात करें तो श्राइन बोर्ड के अपने भवन भी हैं, अपने कॉम्प्लेक्स भी हैं, जहां पे आप बुकिंग कर सकते हैं ऑनलाइन। यहाँ आपको होटल की बात करें तो 1 स्टार से लेके 7 स्टार तक की रेटिंग के होटल मिल सकते हैं, जो कि आप अपने हिसाब से बुक कर सकते हैं, जौन जौन सी आपको सुविधाएं चाहिए उसके अकॉर्डिंगली। ज़्यादातर होटल यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए ऐसे बनाए गए हैं जो कि गलियों के अंदर हैं, जहाँ पे पहुँचने के लिए आपको पिक एंड ड्रॉप मिलता है अप टू बानगंगा तक, और वो चार्ज करते हैं 500 से 600 रुपया पर नाइट का या फिर पर डे का। इसको हायर करने के लिए बेस्ट तरीका क्या है कि आप स्टेशन से बाहर आ जाइए। स्टेशन से बाहर आएंगे तो आपको ऑटो मिलेगा। ऑटो नहीं करना है आपको, बिल्कुल स्टेशन से बाहर आ जाइए, बिल्कुल जहाँ पे ऑटो स्टैंड है बिल्कुल बाहर मेन रोड पे। वहाँ आएंगे तो वहाँ पे आपको बहुत से लोग मिलेंगे जो कि आपको कार्ड ऑफर करेंगे और आपको बताएंगे कि 500 रुपये, 400 रुपये, 600 रुपये चार्ज करेंगे, जहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हैं, एक रात के लिए रुक सकते हैं, और इवन कि वो आपको वहाँ तक लेके जाएंगे और वहाँ से फिर आपको छोड़ेंगे बानगंगा तक। तो अगर आपको समझ में आता है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं अगर आप 2-3 लोग हैं तो। लेकिन अगर आपको बात बोलूँ कि अगर आपका ग्रुप है 10-12 लोग हैं या 6-7 भी लोग हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो रूम फिर आपके लिए सही नहीं रहेगा। फिर बेस्ट ऑप्शन आपके लिए क्या है, डॉर्मेट्री, अगर आप जाना चाहते हैं बजट में। डॉर्मेट्री की रेट की बात करूँ तो वो आपका पड़ता है 150 रुपये पर डे का, जिसका टाइमिंग होता है सुबह 10 बजे से लेके अगले दिन के 10 बजे तक। और अगर आप एसी डॉर्मेट्री की बात करते हैं तो उसका चार्ज होता है 200, 150 आपका होता है नॉन एसी का, और 200 रुपये आपका होता है एसी का, जो कि आपको शक्ति भवन, त्रिकुटा भवन या फिर निहारिका भवन, इन तीनों ही जगह पर आपको मिल सकता है, और जहाँ पे आप इसको ले सकते हैं। अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मैं प्रेफर करता हूँ डॉर्मेट्री के अंदर, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ यात्रा एक ही दिन में संपूर्ण करने के लिए। सुबह जाता हूँ, शाम को आता हूँ, सो मैं समझता नहीं कि मुझे कोई होटल वगैरह चाहिए। हाँ, मेरे को जगह चाहिए होती है नहाने की, सो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर मी, और मैं हमेशा ऐसे ही करता हूँ। दूसरी बात करूँ कि अगर डॉर्मेट्री आप श्राइन बोर्ड का लेते हैं या फिर आप रूम भी लेते हैं अपना श्राइन बोर्ड का, तो उसमें क्या बेनिफिट है आपका कि उनका अपना क्लॉक रूम होता है। तो वहाँ पे जब हम चेकआउट करते हैं तो अपना सामान यात्रा शुरू करने से पहले वहाँ पे रख सकते हैं। लेकिन रखने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक लॉक चाहिए होता है और एक चेन चाहिए होती है। हालांकि अगर आपके पास कैरी नहीं किया हो आपने अपने घर
घर से तो आपको बाहर दुकान से मिल जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। क्योंकि क्लॉक रूम के लिए वो ताला और चेन आपकी खुद की मांगते हैं, वो खुद वो नहीं देते, हालांकि पर्ची वो काट के दे देते हैं, जो कि बिल्कुल सिक्योर्ड एंड सेफ है। लेकिन अगर आप यही काम होटल में करते हो तो वहाँ से आप चेकआउट करोगे तो सामान कहाँ रखेंगे, तो प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए रिकमेंडेशन मेरी यही रहती है कि हम रूम या फिर डॉर्मेट्री जो श्राइन बोर्ड के अपने हैं वहीं पे बुक किया जाए। हालांकि रूम की बात करूँ तो सिंगल पर्सन है तो वहाँ पे बिल्कुल भी आपको रूम नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो कहते हैं कि 2 या 2 से अधिक लोग होने चाहिए, सिंगल पर्सन को वो नहीं देते। हाँ, डॉर्मेट्री में जाना है तो आप जा सकते हैं बड़े आराम से। तो ये थी बात आपकी एकोमोडेशन की। फिर हम बात करते हैं यात्रा शुरू करने से पहले सबसे ज़रूरी काम, वो है RFID कार्ड। इसकी फुल फॉर्म क्या है? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिटी कार्ड। बिना RFID कार्ड के यात्रा आपको करने नहीं दिया जाएगा। और RFID कार्ड बनाने के बाद आपको विदिन 6 आवर, 6 घंटे के अंदर आपको यात्रा स्टार्ट कर देनी है। चाहे आप हेलीकॉप्टर से करें, चाहे आप वाया ताराकोट मार्ग से करें, चाहे फिर आप जो पुराना रास्ता है चाहे वहाँ से करें। तो आप तीनों ही सोर्स से कहीं से भी जाएंगे रूट से, तो आपको RFID कार्ड बनाने के 6 घंटे के अंदर अंदर आपको जाना पड़ेगा। अगर आप 6 घंटे के अंदर क्रॉस नहीं करते हैं चेक पोस्ट, तो फिर आपको दोबारा से बनाने के लिए कहा जाएगा और आपको दोबारा बनाना पड़ेगा। RFID कार्ड की बात करूँ तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है? रेलवे स्टेशन। अगर हम स्टेशन पे उतरते हैं तो उतरते ही कॉम्प्लेक्स के अंदर ही RFID कार्ड काउंटर बना हुआ है, जहाँ पे हम अपना कार्ड बना सकते हैं। और कार्ड बनाने के लिए हमें क्या देना होता है? अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर और अपना पिन कोड। हमें RFID कार्ड जो है विदिन 10 to 20 सेकंड हमें मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो डिपेंड करता है लाइन के ऊपर। दूसरे काउंटर की बात करूँगा तो वो हमारे को मिलेगा बस स्टैंड पे। उसके बाद बात करूँगा तो हेलीपैड पे। उसके बाद बात करूँगा कि अगर आपने डॉर्मेट्री या फिर रूम बुक किया हुआ है, चाहे वो त्रिकुटा भवन हो, चाहे वो आपका निहारिका कॉम्प्लेक्स हो, तो वहाँ पे उनका अलग से काउंटर बना हुआ है, तो RFID कार्ड आप वहाँ से भी बना सकते हैं। क्योंकि बस स्टैंड पे अक्सर क्या होता है कि बहुत रश होता है, क्योंकि लोग टैक्सीज़ पे आते हैं, बसेज़ पे आते हैं, हर कोई कूच करता है कि बस स्टैंड पे जाके हम लोग बनवा लेंगे। लेकिन अगर आपने त्रिकुटा भवन में ले रखा है तो बिल्कुल बाहर निकलते ही काउंटर उनका बना हुआ है श्राइन बोर्ड वालों का, तो वहाँ से जाके आप RFID कार्ड 2 मिनट के अंदर बनवा सकते हैं, जिससे आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो ये थी आपकी RFID कार्ड के बारे में जानकारी। और उसके बाद अब बात करते हैं कि कौन सा रास्ता तय करें, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमें रास्ता तय करने के लिए। हालांकि हमारे पास हमें बहुत जोश होता है कि हमें जाना है माता रानी के दरबार दर्शन करने के लिए, तो 2 ट्रैक चलते हैं पैदल वालों के लिए। यहाँ तो आप जाएंगे जो कि रास्ता पुराना है, या फिर जो नया है। हालांकि कहते हैं कि जो नया रास्ता है ताराकोट वाला कि वो लंबा है। बता दूं आपको, दोनों ही रास्तों से मैंने यात्रा संपूर्ण की हुई है, और दोनों में क्या डिफरेंस है बता दूं आपको कि अगर आप जाते हैं रास्ते पुराने से, ठीक है, तो रास्ता जो पुराना है बेसिकली वो पूरा पड़ता है बाणगंगा से लेके भवन तक का करीब करीब 11 साढ़े 11 किलोमीटर। और अगर आप जाते हैं ताराकोट मार्ग से तो वो करीब करीब पड़ेगा आपको 13 किलोमीटर। तो दोनों ही रास्ते में 2 किलोमीटर का फर्क है। लेकिन वो 2 किलोमीटर कब बनता है? जब हम चलते हैं बस स्टैंड से ऑटो करने के बाद। क्योंकि जब हम ऑटो करते हैं, चाहे हम स्टेशन से करें, चाहे होटल से करें, चाहे बस स्टैंड से करें, हमें उनको बोलना होता है कि हमें कहाँ जाना है। हमें जाना है बाणगंगा या फिर हमें जाना है ताराकोट मार्ग से। तो कहीं का भी ऑटो करते हो तो अगर हम दोनों पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट से बात करें तो ताराकोट मार्ग से हमें लगता है 13 किलोमीटर, और रास्ता जो पुराना है वहाँ से लगता है हमारे को 11 किलोमीटर। तो ये 2 किलोमीटर का डिफरेंस है। लेकिन बहुत से लोग गलती करते हैं क्या कि वो जाते हैं वाया बाणगंगा मार्ग से। जैसे ही वो एंटर करते हैं वहाँ से लेफ्ट का रास्ता कटता है ताराकोट मार्ग के लिए, फिर वो वहाँ से पैदल होते हैं। तो वहाँ से लेके उस चेक पॉइंट तक तकरीबन आपका 1.5 किलोमीटर और बढ़ जाता है, जिससे फिर आपका जो दूरी है ना वो 13 की जगह 14-15 हो जाती है। तो बता दूं आपको 11 और 13 का फ़र्क क्या है? वो तब है जब हम ऑटो वाले को बोलते हैं कि हमें उस चेक पॉइंट पे छोड़ दो, तो वहाँ से 11 और 13 बनता है। लेकिन अगर हम बाणगंगा पॉइंट से मुड़ेंगे पैदल रास्ते के लिए तो फिर वो 13 किलोमीटर शुरू होगा चेक पॉइंट से, बट वहाँ तक पहुँचने के लिए भी आपको 1.5 किलोमीटर चलना पड़ेगा पैदल। तो रास्ता आपका करीब करीब 15 किलोमीटर का हो जाता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो अगर तो आप ऑटो पे जा रहे हैं और जा रहे हैं वाया ताराकोट मार्ग से, तो बेस्ट ऑप्शन है। हालांकि 2 किलोमीटर का रास्ता लंबा हो जाता है, लेकिन वो रास्ता इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि आप, मैं क्या बताऊं आपको कि उसमें कोई घोड़ा नहीं है, सारा रास्ता पैदल है। क्योंकि घोड़े वाले जो हैं, एक तो पैदल चलने में क्या होता है मोमेंटम ख़राब कर देते हैं, हमारी स्पीड जो है रुक जाती है। दूसरा, रास्ता इतना स्टीप नहीं है जो कि बाणगंगा वाला है। तो अगर तो हम लोग चलने वाले हैं, आप चलते हैं डेली, और आपका डेली का जो चलने का स्टेमिना है वो 4 से 5 किलोमीटर का हर रोज़ का है, तो मैं समझता हूँ ओल्ड ट्रैक जो है जो कि 5.5 किलोमीटर का है वो है बेस्ट। और अगर आप चलते कम हैं तो आई थिंक आपको फिर जाना चाहिए ताराकोट मार्ग से, क्योंकि वो इतना स्टीप नहीं है। पोनी की बात करूँ तो पोनी आपको मिलती है अर्धकुंवारी से या फिर नीचे बांगा पॉइंट से।
ताराकोट मार्ग पे आएँगे तो वहाँ पे घोड़ा आपको नहीं मिलेगा, आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। हाँ, 5.5 किलोमीटर अर्धकुँवारी जब पहुँच जाएँगे तो वहाँ से आपको घोड़ा मिल सकता है, बट नीचे से आपको घोड़ा नहीं मिलेगा ताराकोट मार्ग से। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अगर आपने स्टार्ट किया है पैदल तो फिर आपको अर्धकुँवारी तक पैदल ही जाना पड़ेगा। घोड़ा या फिर बैटरी कार आपको अर्धकुँवारी जाके ही मिलेगी। सो ये था कुछ रास्ता। और दूसरी बात, ताराकोट मार्ग पे जाएँगे तो 2.5-3 किलोमीटर के बाद एक लंगर पॉइंट आता है जहाँ पे लंगर मिलता है। लंगर में आपको दाल, चावल, चना प्रसाद, चाय, कॉफ़ी रहती है और वहाँ यात्रीगण बड़े आराम से प्रसाद लेते हैं। और उसके उसी रूट के अंदर बात करूँ तो बीकानेर वाला भी है और हॉट मिलियंस वाले भी हैं, जिसको बच्चों को जैसे बर्गर खाना है या कुछ खाना है तो बिल्कुल गार्लिक फ्री रहता है, अनियन फ्री रहता है। वहाँ पे आप उनका टेस्ट भी एन्जॉय कर सकते हैं। खाने-पीने की कोई दिक्कत नहीं है, वॉशरूम्स चकाचक हैं, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। बस अगर अब आपको बताऊँ कि जो पुराना रास्ता है उस पे घोड़ा चलता है, नए रास्ते पे घोड़ा नहीं चलता है। अगर आप इससे मैनेज कर सकते हैं तो अपना टाइम आप जा सकते हैं 2 किलोमीटर का, जिसको कवर करने के लिए 20 से 25 मिनट लगते हैं, तो वो आपके बच सकते हैं। अदरवाइज़ मैं समझता हूँ कोई डिफ़रेंस नहीं है, आप जा सकते हैं बड़े आराम से। लेकिन छोटे बच्चे हैं और पैदल चलना है तो ताराकोट मार्ग इज़ द बेस्ट वे, क्योंकि कोई घोड़े का डर नहीं है, बड़े आराम से रास्ते खुले-खुले हैं, बड़े आराम से आप जा सकते हैं। बैटरी कार की बात करूँगा तो ये आपको मिलती है अर्धकुँवारी से। तो अर्धकुँवारी तक पहुँचना है तो वही 2 रास्ते हैं, ताराकोट या फिर वहाँ से। कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैटरी कार को बुक करने के लिए 2 मोड हैं, ऑनलाइन और ऑफ़लाइन। ऑनलाइन बुक कैसे होती है इसका लिंक मैं आपको डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप ऑफ़लाइन की बात करेंगे तो वो बहुत होती है लिमिटेड और वो डिपेंड करता है आपके लक के ऊपर कि आपको वहाँ मिलती है कि नहीं मिलती। फिर हम बात करते हैं फूड फैसिलिटी की। खाने की वहाँ पे कोई कमी नहीं है, बहुत सारे प्राइवेट आउटलेट्स हैं, नेस्कैफ़े हैं, कॉफ़ी बार हैं। आप किसी भी तरह की कॉफ़ी, स्नैक्स, पिज़्ज़ाज़, बर्गर, सैंडविचेज़ आपको बहुत कुछ मिलेगा। नहीं तो श्राइन बोर्ड के अपने भोजनालय हैं, जहाँ पे आपको कढ़ी चावल, राजमा चावल, चने चावल, पूड़ी, बड़ा कुछ मिलता है। तो खाने की तो कोई व्यवस्था है ही, प्रॉब्लम ही नहीं है। हम सोचें ना कि मुझे नीचे से पैक करके ले जाना है, तो आई थिंक देयर इज़ नो नीड, इनफ बहुत है। और ये भी नहीं कि बहुत कॉस्टली है, बिल्कुल बजट में, कोई प्रॉब्लम किसी भी तरह की आने वाली नहीं है। फिर हम बात करते हैं अर्धकुँवारी दर्शन की। तो अर्धकुँवारी एक ऐसा पड़ाव है जहाँ पे गर्भजून गुफ़ा है, जहाँ पे माता रानी अपने गुफ़ा के अंदर 9 महीने रही थी। कहा गया है कि अगर जो इंसान एक बार उस गुफ़ा से निकल जाता है तो उसको बार-बार दर्शन के लिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी के चक्कर से आने-जाने से बचना चाहते हैं ना, तो बस एक बार आपको वहाँ से जाना है। कहते हैं उस गुफ़ा से एक बार जो निकल गया ना, तो वो फिर उसका जीवन में आना-जाना ख़त्म हो जाता है, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन जो अगर वो जाता है ना बार-बार, फिर वो उलझ जाता है, वो फँस जाता है। तो मैं यही कहूँगा, जहाँ से मैंने सुना था मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ कि इस चीज़ को अगर आप मानें कि अगर आप एक बार जा चुके हैं तो दोबारा ना करें, और अगर आप कभी नहीं गए तो फिर आपको अवश्य जाना चाहिए, आपको ज़रूर जाना चाहिए। दर्शन की बात करूँगा तो अगर इसके लिए आपके ग्रुप के अंदर नंबर लगते हैं, अगर आपने यात्रा स्टार्ट आज की और आप वहाँ पहुँच गए, तो अगर आपका नंबर आज आया तो फिर मोटी-मोटी सी बात है कि आपका नंबर 24 घंटे के बाद आएगा। बहुत रेयर चांस है कि नंबर पहले आ जाए, बट 24 घंटे से पहले नंबर नहीं आता और आपको स्टे करना पड़ता है। सो बेस्ट वे क्या है कि जब आप जा रहे हैं यात्रा के लिए और आपको सोच रखा है कि आपको दर्शन करने हैं, तो क्या करें आप कि जाने से पहले जब अर्धकुँवारी पहुँचते हैं तो वहीं पे अपना नंबर कटवा लीजिए, नंबर ऑफ यात्रीज़ का, कि कितने दर्शन करना चाहते हैं। तो आपको एक टोकन पर्ची मिल जाएगी, जिस पे आपका ग्रुप नंबर होगा। वो पर्ची लेके अपनी पॉकेट में रखिए और आगे यात्रा स्टार्ट कर दीजिए। दर्शन करके जब आएँगे आप 6 घंटे में, 7 घंटे में, 8 में या फिर नेक्स्ट डे में, तो फिर आप वापसी में दर्शन कर सकते हैं। ये बिल्कुल बेस्ट पॉलिसी है, अदरवाइज़ आपको वहीं पे टाइम खराब हो जाएगा और मैं समझता हूँ कि वो सही नहीं है। तो दर्शन को वापसी में गिनें ताकि आपका समय बचे। तो ये थी बात अर्धकुँवारी दर्शन कैसे करेंगी। फिर हम बात करते हैं भवन की। अब भवन का जो रास्ता है अर्धकुँवारी से, वो निकलता है 2 रास्तों से। एक जाता है वाया हिमकोटी मार्ग से, एक जाता है वाया इंद्रप्रस्थ मार्ग से। सो इंद्रप्रस्थ मार्ग से अगर आप जाएँगे तो वहाँ से पड़ेगा 5.5 किलोमीटर, जहाँ से बैटरी चलती है और घोड़ा नहीं चलेगा। और अगर हिमकोटी मार्ग करेंगे तो वहाँ पे घोड़ा चलता है, जो कि 6.5 किलोमीटर है और जो कि बहुत स्टीप है, अप टू 45 डिग्री एलिवेशन के ऊपर। सो आई थिंक आपको पकड़ना है इंद्रप्रस्थ मार्ग, जो कि 5.5 किलोमीटर है, लेफ्ट हैंड साइड पर आता है, जहाँ पे बैटरी कार चलती है। तो ये थी बात हमारे को कि भवन तक कैसे पहुँचा जाए, तो ये मैंने बता दिया। भवन पहुँचने के बाद हमारे पास वहाँ पे क्लॉक रूम है, नहाने की व्यवस्थाएँ हैं। क्लॉक रूम निःशुल्क है वहाँ पे, आप अपना नहाइए, वहाँ पे सामान रखिए, सामान रखने के बाद बड़ा स्काई वॉक बना हुआ है। वहाँ पे आप गेट नंबर 3 से या फिर गेट नंबर 5 से एंट्री कर सकते हैं। एंट्री करने के बाद आप वहाँ पे दर्शन कीजिए माता रानी के, उनका आशीर्वाद लीजिए। और जब वापस आप जब आएँगे वहाँ से सामान लेने के बाद, तो मेक श्योर कि आपको बाबा भैरव जी के दर्शन ज़रूर करने हैं, क्योंकि ये माता का वरदान है कि अगर जो मेरी यात्रा करने के बाद बाबा भैरवनाथ के दर्शन नहीं करेगा, उसकी यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। तो माता के दर्शन के बाद, जो कि 3 पिंडी रूप के अंदर है, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ काली, जो कि त्रिकुटा पर्वत एक गुफा के अंदर है,
उनके दर्शन करने के बाद बाबा भैरवनाथ के दर्शन ज़रूर करने जाना है। और वहाँ पे जाने का रास्ता मतलब क्या है कि 2.5 किलोमीटर का स्टीप रास्ता। तो अगर आप जाना चाहते हैं पैदल तो आप पैदल जा सकते हैं, अगर आपको घोड़ा करना है तो घोड़ा भी कर सकते हैं। घोड़े का जो फेयर रहेगा तकरीबन 400 से 500 रुपये रहेगा। अदरवाइज़ बेस्ट ऑप्शन क्या है, रोपवे, जो कि 100 रुपये पर पर्सन चार्ज लेती है और जो कि अप एंड डाउन जाने का और आने का आपको मिल जाती है। हालाँकि आपको रोपवे का जो पर्ची है ऑनलाइन बुक भी कर सकते हो, लेकिन ऑनलाइन में क्या रहता है कि अगर आप बुक करेंगे, टाइम स्लॉट लेंगे, अगर आप उस टाइम पे नहीं पहुँचे तो आपको वो कैंसल कर दी जाएगी और आपको वापस भी नहीं होती। कैंसल करने के बाद पैसा रिफंड भी नहीं होता है, ठीक है? तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वहीं पे जाके बुक करें समय के अनुसार कि वहाँ पे क्या है, क्या नहीं। और बता दूँ आपको, लाइन अगर बहुत लंबी होती है ना तब भी आप 2 घंटे बड़े आराम से आ जाते हैं। क्योंकि 40 से 50 लोग एक साथ एक बार एक केबिन में बैठ के जाते हैं, तो 40 लोग बहुत होते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो बड़े आराम से दर्शन कर सकते हैं और उसी ट्रॉली से आप वापस जब आएँगे, तो फिर वही आपको नीचे आने के लिए रास्ते 2 पकड़ने होंगे, या तो फिर आप जो 5.5 किलोमीटर का ट्रैक है अप टू अर्धकुंवारी तक, वो तो कॉमन रहेगा उसी रास्ते से। उसके बाद फिर आपको ताराकोट से जाना है या फिर आपको मेन रूट से जाना है, जहाँ से घोड़े चलते हैं, ये आप डिसाइड कर सकते हैं। सो ये थी माता वैष्णो देवी की संपूर्ण यात्रा की जानकारी जो मैंने आपको दी है कि आप किस तरह से अपना प्लान बनाएँ और कैसे आप इस यात्रा पर आ सकते हैं और किस-किस सुविधाओं का बेनिफिट यहाँ पे ले सकते हैं। सो बजट की बात करें तो अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं मान के चलते हैं, तो दिल्ली से कनेक्टेड बहुत सारी ट्रेन्स हैं, जिसके अंदर आपको चेयर कार, एसी, स्लीपर, नॉन एसी, वंदे भारत, बॉस एग्जीक्यूटिव ट्रेन, बहुत सारी आपकी ट्रेन्स हैं। तो अगर हम सिंपल बात की बात करते हैं, एक एक लाइक स्लीपर क्लास की फेयर कोई 380-390 के आसपास रहेगा, दिल्ली से कटरा तक का। तो अगर आप 400 भी मानते हैं, तो एक पर्सन का 400 लगता है, 400, 400, 800 रुपये, क्योंकि 2 साइड का हो गया। और फिर डॉर्मेट्री बुक करते हैं अगर आप 150 रुपये का, तो 150 रुपये का आपका डॉर्मेट्री हो गया, तो करीब की 4, 4, 8, 1000, 1000 प्लस 150, 950 रुपये। रोपवे करते हैं अगर आप, तो 100 रुपये आपका और ऐड हो जाएगा, तो आपका होता है 1050 रुपये। बाकी कुछ खाने-पीने का लगा लीजिए 1000 रुपये, तो 2000 रुपये। और ऑटो की बात करेंगे, अगर आप ऑटो करते हैं तो 210 रुपये लेते हैं पर साइडेड का, स्टेशन से या फिर स्टेशन से अपना चेक पोस्ट तक का और चेक पोस्ट से स्टेशन तक का। तो करीब-करीब आपका 2100-2200 रुपये में बड़े आराम से काम हो जाता है। और लेकिन अगर आपकी जो कैपेसिटी है, जो आपकी क्लास है थोड़ी डिफरेंट है, स्लीपर में नहीं जाना चाहते आप, एसी हायर करना चाहते हैं, तो फिर 3 एसी, 2 एसी, 1 एसी या फिर वंदे भारत का किराया 1700 रुपये है, वो अपने आप बिल के हिसाब से उसको प्लान कर सकते हैं। सो ये था मेरा आज का विज़न जो मैंने आपको क्लियर किया इस वीडियो के अंदर कि अगर आप प्लान कर रहे हैं माता वैष्णो देवी यात्रा पे आने के लिए, तो आप किन-किन चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि अकोमोडेशन कहाँ है, आरएफआईडी कार्ड कहाँ से बनेगा, और उसके बाद यात्रा का चयन कैसे करें, रास्ते का चयन कैसे करें, और क्लॉक रूम, लॉक रूम का सामान कैसे रखेंगे, भवन पे क्या सुविधाएँ हैं, सब मैंने आपको बताया है। कोई भी किसी तरह की क्वेश्चन अगर आपके मन में आता है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको इस यात्रा से जुड़ी हर जानकारी दी है, जो कि छोटी से बड़ी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है आपके मन में तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसे लगा और ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आप इसके साथ नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई वीडियो आए, अपडेट आए, उसकी जानकारी आप तक पहुँच सके। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक, एक कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे ऐसे ही वीडियोज़ लाने के लिए। और अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स को भी ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी अगर प्लान कर रहे हैं तो उनको भी इसकी जानकारी मिल सके। सो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। जय माता दी।